Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel, that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new topic, that is development of seed and development of fruit. In the previous lecture, we discussed about development of endosperm and development of embryo. Then in this lecture, we discuss about development of seed and fruit. First of all, we know that seed and fruit are developed after the process of post fertilization. Post fertilization changes means what? After the fertilization, development of endosperm and embryo, and after endosperm and embryo, the development of fruit and seed. Hence it is known as post fertilization event or post fertilization changes. गाइस, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड के बारे में, तो मेजर आप फोकस करेंगे हमारे जो बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा टॉपिक इधर उधर हुआ है, पहले थोड़ा फ्रूट के बारे में दिया है, थोड़ा सीड के बारे में दिया है, तो हम हमारे हिसाब से सबसे पहले पढ़ लेते हैं सीड एंड देन पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले हमें गोल्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें याद रखना है कि रिप्रोडक्शन के कौन कौन से गोल हैं। सबसे पहले तो पता है सभी को क्या बना के देता है ये, न्यू ऑफस्प्रिंग। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा। अगर न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा तो क्या नहीं होने वाला है, सीड और फ्रूट डेवलप होगा कि गाइस नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है गोल्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। अब ये ऑफस्प्रिंग तो बन रहा है, लेकिन गाइस सबसे पहले प्रोसेस होती है कौन सी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस कौन सा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देन उन दोनों के बीच में मियोसिस माइटोसिस वाली प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होता है गाइस, नेक्स्ट फ्रूट और फ्लावर डेवलप होता है, देन सीड और ओव्यूल्स वगैरह डेवलप होते हैं गाइस। मींस हमारे पास में सबसे पहला मेजर आपको पता है रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन, ये दोनों प्रोसेस होना चाहिए। देन उसी के बाद में आपको दिख रहा है जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा किसका, डेवलपमेंट ऑफ सीड। देन हम कौन सा पढ़ने वाले, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में। तो आपको याद रखना है सबसे पहले हमारे पास में जायगोट बना, जायगोट का कन्वर्जन हुआ एम्ब्रियो में, देन एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव टिश्यू और नरिशमेंट देने वाला कौन रहता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को क्या देता है, अच्छे से सुनो, ये थोड़ा काम का है, मेरी जो बातें बता रहा हूं ना यहाँ पे भी बहुत काम की है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव टिश्यू देता है। इसी के बाद में एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप होता है, तो दो मेजर आता है। सबसे पहले एक बनता है सीड, मतलब ओव्यूल जो है, ओव्यूल्स का कन्वर्जन गाइस किसमें होता है, ओव्यूल्स का कन्वर्जन होता है सीड में। और क्या बनता है गाइस, और भी कुछ बनता है ना, फ्रूट बनता है। तो किसका कन्वर्जन होता है, ओवरी का कन्वर्जन होता है फ्रूट में। गाइस ये दोनों बातें हमको 10th में ही पता है, 10th स्टेट बोर्ड में हमने पढ़ा है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आर कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। गाइस ये दो चीजें पता है। अगर मेरे को एक बात बताओ, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा था, इसके पास में ओव्यूल था, ओव्यूल से क्या बन गया गाइस, ये सीड, न्यू प्लांट, सीड जर्मिनेशन। और इसी के बाद में जो रिमेनिंग पूरी ओवरी के अंदर ओव्यूल रहते हैं, तो ओव्यूल का कन्वर्जन तो सीड में हो गया, तो जो ओवरी बची वो किसमें कन्वर्ट हो गई गाइस, फ्रूट में। हाँ गाइस यहां तक सभी को क्लियर है, ये सब हमने 10th में पढ़ा है। अब इसके बाद में एंडोस्पर्म का क्या रोल था, एंडोस्पर्म का ये रोल था कि जो सीड है वो सीड बहुत ज्यादा वायबल रहे। क्या गाइस, वायबल, वायबल मींस क्या, एबिलिटी टू प्रोड्यूस। वायबल मींस बहुत ज्यादा एबिलिटी वाला, जिसमें आगे चल के अगर सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत समय तक के क्या है, वो एबल रहे क्या करने के, प्रोडक्शन करने के। तो ये वायबल बोला जाता है। एम्ब्रियो अगर एंडोस्पर्म से क्या ले रहा है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, तो सीड हमारा बहुत ज्यादा वायबल रहता है। और उसी के बाद में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट नहीं है तो सीड में एंडोस्पर्म आएगा क्या गाइस, नहीं आएगा। एंडोस्पर्म है तो सीड अच्छा डेवलप होता है, तो जिसके कारण एक नया वर्ड बनता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सीड, फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक सीड एंड अनदर वन इज नोन एज, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक
सीड। गाइस बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करके दिया एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मैंने क्या बोला, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है जिसमें सिर्फ क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन और सिंगेबी, सिंगेबी मींस जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एंडोस्पर्म है क्या वहां पे? नहीं है। क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि वो एंजियोस्पर्मिक नहीं था। तो गाइस इसी के बाद में हमें पता पड़ा है कि अगर मैं बोल रहा हूं क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो भी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण क्या बना? एम्ब्रियो। सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या नहीं बना? एंडोस्पर्म नहीं बना। तो एंडोस्पर्म नहीं बना तो जो सीड है वो तो डेवलप होगा, लेकिन उसके पास में एंडोस्पर्म रहेगा क्या? नहीं। तो इसको बोला जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब सीड के दो टाइप है गाइस, वहां पे बहुत जंबल लिखा हुआ है बुक में, यहां से अच्छे से क्लियर करो। सीड के दो टाइप है। इफ द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन सीड देन द सीड इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और आल्सो नोन एज एक्स अल्बुमिनस सीड। एक्स अल्बुमिनस सीड। If the endosperm is present, then the seed is known as endospermic seed or albuminous seed. गाइस दोनों समझ रहे हैं कि आपके पास में, अगर मैं बोल रहा हूँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो हेल्दी है हमारा सीड, जिसके कारण उसको बोला गया एंडोस्पर्मिक, और नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक या तो एक्स अल्बुमिनस। देन इसी के बाद में आपका मेजर रहेगा कि सर एग्जांपल कौन से है। हाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंडोस्पर्मिक वाले के लिए एग्जांपल याद रखेंगे आप। मेजर वाला जो फेमस है वो है कोकोनट। देन उसी के बाद में एक्स अल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करो तो इसके लिए पी और बी। यहाँ पे एक और ले सकते हैं मेज। तो यहाँ पे आप अच्छे देख भी सकते हैं कोकोनट की अगर बात करो तो जो हमारे पास में कोकोनट के सीड आते हैं गाइस, उसमें बहुत सारा एंडोस्पर्म मींस उसका जो फ्रूट रहता है कोकोनट वाला वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। तो जिसके पास में क्या प्रेजेंट रहता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। वही आपको पी के मटर के दाने दिखते हैं, वो छोटा सा दाना रहता है, वो खुद क्या रहता है? सीड रहता है। देन ये आपको याद रखना है कि दोनों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जिसमें आपके पास में एंडोस्पर्म है तो हेल्दी फ्रूट रहता है और हेल्दी सीड रहता है, और जिसके पास में नहीं है तो उसको बोला जाता है एक्स अल्बुमिनस, एग्जांपल पी एंड बी। और इसमें आपने बता दिया यहाँ पे मेज एंड कोकोनट। तो यहाँ तक कि गाइस आपको याद रखना है सीड और सीड के दो टाइप। इसी के बाद में आपको एक और चीज मेजर याद रखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं सीड की तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, गाइस क्या बोल रहा हूं मैं? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज्ड वाला ओव्यूल रहता है, कौन सा वाला? फर्टिलाइज्ड वाला ओव्यूल, मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है ओव्यूल का। मैंने बताया था आपको एम्ब्रियो सैक को कवर्ड रहता है क्या? न्यूसेलस। क्या बोला था मैंने? जो हमारा एम्ब्रियो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, इसको कवर करके जो स्ट्रक्चर रहता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको बोला जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस अगर फ्लैशी रहा तो एक वर्ड याद रखेंगे उसके लिए, पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्पर्म, PERI और स्पर्म, पेरिस्पर्म। न्यूसेलस अगर फ्लैशी है तो जिसके कारण बोला जाता है उसको पेरिस्पर्म। इसकी डिफाइन बहुत अच्छे से लिखी है, एग्जैक्ट वैसे ही डिफाइन आपको याद रखना है गाइस। इसी के बाद में न्यूसेलस की अगर कवरिंग है, न्यूसेलस को कवर करके जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है उसको बोला जाता था इंटेगुमेंट्स। याद आ रहा गाइस आपको? मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में डिटेल में बताया था। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज कवर्ड बाय न्यूसेलस, न्यूसेलस इज कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स। तो इंटेगुमेंट जो है दो टाइप के रहते थे गाइस, एक रहता था इनर, एक रहता था आउटर। जो इनर वाला है गाइस इसको बोला जाता है टेगमेन। क्या बोला जाता है गाइस इसको? टेगमेन। इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमेन एंड आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा। ये क्वेश्चन नीट के पेपर में गाइस आता है। सीड कवर दो टाइप के रहते हैं, इनर आउटर। जो इनर वाला है उसको बोला जाता है टेगमेन और जो आउटर वाला है उसको बोला जाता है टेस्टा। तो यहां तक की है डेवलपमेंट ऑफ सीड। गाइस बहुत इजी है, जितना मैंने बताया ना आपको उतना ही याद रखना है। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? सीड क्या है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड। फर्स्ट सीड के दो टाइप, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड, एग्जांपल कोकोनट। एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक या तो एक्स अल्बुमिनस सीड, एग्जांपल मेज, एग्जांपल सॉरी कौन सा? बीन और साथ में दूसरा वाला पी। तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पे कोकोनट और मेज, CM-PB। यहाँ तक कि आपके पास में एग्जांपल। इसी के बाद में क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा अंदर का ओव्यूल था,
ओव्यूल जो है अगर फर्टिलाइज हो चुका है तो उसकी जो कवरिंग रहती है प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको बोला जाता है इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट, आउटर। इनर सीड पोर्ट इज नोन एज टेगमेन एंड आउटर सीड पोर्ट इज नोन एज टेस्टा। यहां तक के डिफरेंटली के कुछ भी नहीं है, यहां तक के पूरा मेजर आपको याद है डेवलपमेंट ऑफ सीड। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ा। दूसरा उसी के बाद में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखो गाइस फटाफट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट में वही डिफाइन आपको याद करना है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड द प्रोसेस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देन आपको याद रखना है कि जो फ्रूट डेवलप हो रहा है उसमें भी थोड़े से चेंजेस होते हैं गाइस। ओवरी का एकदम से कन्वर्जन किसमें नहीं होता, फ्रूट में नहीं होता। पहले बहुत सारे चेंजेस होते हैं, देखिए फटाफट क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, सबसे पहले एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म डेवलप हुआ। देन ओवरी का साइज क्या हुआ, एनलार्ज हुआ। ओवरी का साइज एनलार्ज हुआ, साथ में ओवरी के पास में अभी ओवरी किसका पार्ट है गाइस, फ्लावर का, तो उसके आसपास में क्या रहेंगे, कैलिक्स, करोला, पेटल्स, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सभी के सभी पार्ट क्या होते हैं, फॉल ऑफ। वो सभी पार्ट हट जाते हैं गाइस। वो नेचुरल प्रोसेस है, जब पूरा प्रोसेसिंग हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अभी कौन सी स्टेज चालू है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है इसको। तो ये सब होने के बाद में क्या होता है, सभी पार्ट फॉल ऑफ हो गए। देन ओवरी एनलार्ज हो रही थी और एनलार्ज होके काय में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। देन ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल का कन्वर्जन किसमें होगा, फ्रूट में। तो ओवरी की वॉल को बोला जाता है फ्रूट वॉल और फ्रूट वॉल को बोला जाता है पेरिकार्प। डिफाइन पेरिकार्प। After the process of fertilization, the wall of ovary is converted into fruit wall, which is known as pericarp. After the process of fertilization, the wall of ovary is converted into fruit wall, and it is known as pericarp. यहाँ तक क्लियर है गाइस। देन ओवरी का वॉल का कन्वर्जन फ्रूट वॉल में होके पेरिकार्प बना। अब ओवरी का जो कलर था, जो वॉल का कलर रहता है, वो इनिशियली स्टार्टिंग में कैसा रहता है गाइस, ग्रीन। हर प्लांट में स्टार्टिंग में जो कलर रहता है, इनिशियली बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग जब डेवलप हो रहा है तब रहता है ग्रीन। देन जब प्लांट का जो फ्रूट था वो डेवलप हो रहा था, जैसे कि इनिशियली ग्रीन था, देन ग्रीन होने के बाद में, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैंगो। आपने मैंगो को देखा होगा, पकने के पहले कैसा रहता है गाइस, वो राइपनिंग के पहले कैसा रहता है, राइपनिंग मींस पका हुआ, पकने के पहले कैसा रहता है, ग्रीन कलर का। देन उसमें येलो, ऑरेंज वगैरह कलर आते हैं। तो ये सब चेंजेस फाइनली होते हैं। इनिशियली वो रहता है ग्रीन, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस चलती होगी, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस, तो वहां पे प्रिपरेशन वाली प्रोसेस चलती है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कलर, एग्जांपल येलो, ऑरेंज। हाँ गाइस, यहां तक हमें याद रखना है फ्रूट के डेवलपमेंट के बारे में। क्लियर है, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा बताया मैंने आपको, डायरेक्टली बता दिया कहां से क्या पढ़ना है आपको। सीड के पॉइंट आपको क्लियर करने दिया, उतना ही पढ़ना है गाइस, ज्यादा मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो। इसी के बाद में आपको फ्रूट का बता दिया। अभी सिग्निफिकेंस रहते हैं सीड एंड फ्रूट के। तो सीड एंड फ्रूट के, तो पहले तो सीड आपको मेजर याद रखेंगे। सीड क्या है, मेन प्रोपेगेटिंग। सीड ही नहीं रहेगा तो प्लांट ही नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन है प्लांट का, ये याद रखेंगे आप। दूसरा फ्रूट, फ्रूट क्या करता है, फ्रूट के अंदर में सीड भी रहते हैं, तो उसको क्या देता है, नरिशमेंट देता है। एग्जांपल किसके, इसमें बहुत सारे फ्रूट है ऐसे जिसके अंदर सीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं, तो उसमें आप याद रखेंगे फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड और प्रोटेक्शन ऑफ सीड। ये सब आप एग्जांपल याद रखेंगे और इंपॉर्टेंस याद रखेंगे। यहां तक कि गाइस आपके पास में याद रखना है फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट। इसके बाद में एक बॉक्स में आपको डोरमेंसी की डिफाइन दिख रही है गाइस, ये पेपर में आती है। डोरमेंसी मींस क्या, डोरमेंसी मींस आपको एक कीवर्ड याद रखना है, मेटाबॉलिक अरेस्ट। मतलब दो वर्ड, आप बोलोगे सर एक वर्ड बोल रहे हो, दो वर्ड बोल रहे हो, ठीक है। मेटाबॉलिक अरेस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, मेटाबॉलिक अरेस्ट। अब मेटाबॉलिक अरेस्ट मींस क्या, अरेस्ट, मेटाबॉलिक में केमिकल रिएक्शंस बॉडी में, अरेस्ट मींस रुक जाना। अब आप बोलोगे सर हमने कभी पढ़े कि अरेस्ट वाला वर्ड, जी बिल्कुल पढ़े आपने। सेल डिवीजन, क्विंसेंट फेज, G0 फेज, वहां पे पढ़े मेटाबॉलिक अरेस्ट। तो सेम आप ये वर्ड याद रखेंगे, जब बॉडी में एडवर्स कंडीशन चालू है, एडवर्स कंडीशन जो फेवरेबल नहीं कर रही है डेवलपमेंट को, तो ऐसी वाली कंडीशन को बोला जाता है मेटाबॉलिक अरेस्ट। मेटाबॉलिक अरेस्ट में डोरमेंसी पीरियड रहता है प्लांट्स के पास में, तो फैसिलिटेट क्या करता है वो, सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी मेटाबॉलिक अरेस्ट है, मींस मैं डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, साथ में मेरी बॉडी कुछ भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रही है, लेकिन हमारे बॉडी में हमारे अंदर के रिसेप्टर्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट है, वो क्या बोलेंगे, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन
एडवर्स कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म रुक गया। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे बॉडी में फूड नहीं जा रहा है, एक्सक्रीशन वगैरह सब रुक गया है, तो बॉडी में क्या हो रहा है, अरेस्ट आ गया है, सिचुएशन कैसी क्रिएट हुई है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अंदर के जो बॉडी के रोल है, जो भी आपके रिसेप्टर, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब रिएक्शन करते हैं। एडवर्स कंडीशन में हमको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, काहे के लिए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो सेम कंडीशन गाइस यहाँ पे याद रखेंगे, डोरमेंसी क्या है, मेटाबॉलिक अरेस्ट है, फैसिलिटेट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एडवर्स कंडीशन। तो आपको ये डिफाइन क्या आता है कि आपको सिंपल मीनिंग समझाया मैंने कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे मेटाबॉलिज्म रुक गया है, कंडीशन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन को एडवर्स रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन ये कंडीशन होते हुए भी अंदर के बॉडी के पार्ट्स वो क्या करते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो आपको दूसरी डिफाइन है, आपको ये डिफाइन लिखना है पेपर में, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, एडाप्टिव मैकेनिज्म फॉर द सर्वाइवल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डोरमेंसी पीरियड आ गई है, मेटाबॉलिक अरेस्ट आ गई है, ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ, ना हमारे बॉडी से कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, फिर भी हम जिंदा है। तो क्या हुआ, एडाप्ट किया बॉडी ने, क्या, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एडाप्ट करना। यही तो थ्योरी है, अभी तक के पढ़ रहे, जब तक ये थ्योरी चल रही है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपने पढ़े 10th स्टैंडर्ड में, डार्विन की थ्योरी। जब तक के लाइफ में चेंजेस आएंगे तभी क्या होगा, इवोल्यूशन। तो यहाँ तक गाइस आपको याद रखना है कि सेम प्लांट्स में भी होता है डोरमेंसी पीरियड। इसी के बाद में अब मेजर कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है डोरमेंसी के लिए, सीड। कौन, सीड, क्योंकि अभी तो पढ़े सीड इज द मेन प्रोपेगेटिंग, इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो इसमें सीड दो टाइप के रहते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। एक सीड रहता है मैच्योर सीड, एक रहता है वायबल सीड। अब दोनों में से अगर डोरमेंसी पीरियड अगर आ गई, डोरमेंसी पीरियड अगर आ गई तो मैच्योर वाला डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन कौन सा वाला हो पाता, वायबल। मैच्योर वाला मेटाबॉलिक अरेस्ट आने के कारण डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन कौन सा होता, वायबल। आप लोगों ने सर ये क्यों, अरे अभी तो बता रहा था पिछले लेक्चर में, सीड क्या अगर बहुत ज्यादा वायबल है तो अपना प्रोपेगेशन मींस वो बाद में भी क्या हो सकते हैं, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपको याद रखना है वायबल सीड क्या हो सकते हैं, बाद में प्रोड्यूस। एग्जांपल आपको दो यहाँ पे दिए हुए, ल्यूपिनस आर्टिकस, ये जो सीड है, प्लांट का जो सीड है वो 1000 साल तक के वायबल है। दूसरा आपको एक और वर्ड दिया हुआ है, फोनिक्स डैक्टिलिफेरिया। ठीक है, इसमें डैक्टिलिफेरिया जो प्लांट है, ये कितने, इसका जो सीड है कितने ईयर्स तक के, 2000 ईयर्स तक के क्या है, वायबल। तो ये दो एग्जांपल आपको पेपर में लिखना है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम का है। तो यहां तक के हमारे पास में किसका है टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। हाँ गाइस, तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी का हमारा पूरा चैप्टर। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के आप सब्सक्राइब करते रहिए वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस।